Hello everyone, very good evening to all of you. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. Now, since your exams are very near, so a lot of students were asking me one simple question कि सर हम कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, what can be the possibility, what can be the situation where we can take advantage in the UGC NET exam. और सबसे अच्छा तरीका UGC NET एग्जाम के अंदर एडवांटेज लेने का है वो है कि आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से पढ़ के चले, बट क्योंकि 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर मेजरली रिलेटेड टू थ्योरी, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है, कितना न्यूमेरिकल पढ़ना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता हूं, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है एनटीए का, वो कई जगह से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, कुछ टॉपिक्स एग्जांपल के तौर पे, ये सब मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं जो न्यूमेरिकल्स का वेटेज है, जो इंटायर पेपर स्पेसिफिकली फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं, वो कहीं ना कहीं 15 से 20 मार्क्स तक चला जाता है। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे फॉर्मूले में न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, कहीं ऐसे मिलेंगे जहां पे डिटेल्स दी होंगी और आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी होगी। तो कुल मिला के 15 से 20 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल से आ जाता है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। और कोई डाउट हो, पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अभी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी चैनल के ऊपर जो बहुत काम लायक होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स क्यों मैं बोल रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग दैट न्यूमेरिकल्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज गेनिंग एन एज। मेजॉरिटी जो बच्चा होगा ना, वो क्या करके जाता है पता है, वो न्यूमेरिकल छोड़ के चला जाता है। वो कहता है यार कौन टाइम लगाए, कौन एफर्ट लगाए, इससे अच्छा तो हम कुछ और थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। लेकिन खास बात न्यूमेरिकल की क्या है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, शायद बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होगा, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन योर यूजीसी नेट एग्जाम। सिंस इट इज नॉट अलाउड, व्हाट इज गोना हैपन इज कि जो सवाल आएंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दे कैन नॉट बी वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस। लंबे क्वेश्चन नहीं हो सकते जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन करनी है, बिकॉज अगर कंप्यूटेशन करनी होगी तो स्टूडेंट्स बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो सबसे खास बात क्या है कि जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनके दिमाग में ये अजम्पशन रह जाता है, उनके दिमाग में क्वेश्चन रह जाता है कि यार न्यूमेरिकल्स तो बहुत लंबे आएंगे, बहुत डिफिकल्ट आएंगे, हम इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो जो लोग थोड़े से स्मार्ट होते हैं, जिनको एज लेना होता है, वो क्या करते हैं, वो न्यूमेरिकल्स पढ़ के चले जाते हैं। और जो लोग पढ़ के चले जाते हैं उन लोग का जेआरएफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाउ दे नो ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस which can be answered। अब आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी अगर छोड़ के नहीं जा रहे हो तो आप अपनी फुल तैयारी करके जा रहे हो, फुल 100% श्योरिटी के साथ जा रहे हो कि न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो मैं उसको कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं मेंटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है और आपको एक कटिंग एज मिल जाता है, आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। सेकंड क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखो यार, आज थ्योरी कर भी लोगे, हो सकता है आज थ्योरी कर लो, एग्जाम क्वालिफाई कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एग्जाम क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। बट कल जब मार्केट में जॉब्स के लिए जाओगे, भाई अल्टीमेटली तो जॉब ही करनी है ना, या तो जॉब्स के लिए जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर कहां जाओगे, पीएचडी करने। यहां पे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार आपको प्रैक्टिकल कितना आता है। लाइफ में थ्योरी नहीं चलती है, थ्योरी सिर्फ किताबों में चलती है। ठीक है, लाइफ प्रैक्टिकल से ही चलती है, तो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता होगा, ठीक है, तो आपके जो चांसेस हैं ऑफ सिलेक्शन इन द असिस्टेंट प्रोफेसर और इन द पोजीशन ऑफ पीएचडी, वो भी बढ़ जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि सर कोई बात नहीं, थ्योरी से हम यूजीसी नेट क्रैक कर लेते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आएंगे ना एग्जाम में, तो एग्जाम का जो अप्रोच है वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल होता जा रहा है, प्रैक्टिकल होता जा रहा है, एनालिटिकल होता जा रहा है। तो यहां पे भी आपको फायदा होता है कि अगर आप न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाते हो ना, तो न्यूमेरिकल्स में जो कंसेप्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे आपके बहुत सारे असर्शन, रीजनिंग के और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम बट ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर करियर। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है शोकेसिंग डेप्थ। अब जब आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो ना, तो उससे फायदा क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। लेट्स से आपने थ्योरी में पढ़ लिया कि भाई कोरिलेशन और रिग्रेशन में से किसी एक में कॉजेशन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कॉजेशन होता है। ठीक है, अब आपने थ्योरी में तो पढ़ लिया कि यार कॉजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल में पता नहीं है कि कॉजेशन को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। तो होगा क्या कि अगर आपको कॉजेशन के बेस पे मैं क्वेश्चन दे भी दूंगा ना एग्जाम के अंदर, लेट्स से मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आर स्क्वायर की वैल्यू लेट्स से 0.4 है, आपको पता है कॉजेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है इंटरप्रिटेशन क्या होती है, ठीक है, बट अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं कर रखे होंगे तो आप इसकी वैल्यू नहीं इंटरप्रेट कर पाओगे, आप ये वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। तो जो छोटी बहुत निटिग्रिटीज होती हैं जो आपको प्रैक्टिकल करने से आती हैं, वो मिस आउट हो जाएंगी। तो वहां पे भी चांसेस हैं कि जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाए, वो भी आप एग्जाम में गलत करके आओ।
इसलिए भी आपको प्रैक्टिकल पढ़ के जाना है, न्यूमेरिकल पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, समझ में आया इंपॉर्टेंस क्या है न्यूमेरिकल की। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझने की कोशिश करो कि न्यूमेरिकल्स को लेके एग्जाम पैटर्न कैसा है। पहली चीज क्या है, पेपर पैटर्न में ये आइडेंटिफाई करो कि कहां कहां न्यूमेरिकल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर 1 के अंदर अगर आप देखो तो 2 टॉपिक्स हैं जहां पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक आपका टॉपिक हो गया डीआई का, ठीक है, और दूसरा टॉपिक हो गया आपका क्वांट का। ठीक है, एलआर में नहीं पूछे जाते, उनको मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कहता हूं। तो डीआई और क्वांट 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे पेपर 1 में पूछा जाता है। सिमिलरली पेपर 2 अगर मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो कुछ आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि फाइनेंस हो गया। फाइनेंस में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा, यू आर गोइंग टू फाइंड न्यूमेरिकल इन फाइनेंस। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। अकाउंट्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। टैक्सेशन में नहीं आता है, ठीक है, टैक्सेशन में बहुत कम चांसेस होते हैं, थ्योरी पूछ लिया जाता है, वहां पे आपसे कैलकुलेशन नहीं कराई जाती। तो मोटा मोटा ये 3-4 सब्जेक्ट्स में यहां रिकॉल कर पा रहा हूं जहां पे आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करो कि यार कहां कहां पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एलिमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। अब लेट से कि आपने पढ़ाई तो अच्छी कर ली लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो होगा क्या, आप एक क्वेश्चन उठाओगे न्यूमेरिकल का, लेट से एग्जाम में आ गया, लेट से कैलकुलेट करने को आ गया कि भैया आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच इज रिलेटेड टू रिग्रेशन। रिग्रेशन की कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर्मुला गिवन है, ठीक है, लेट से आर स्क्वायर निकालने को बोल दिया गया एग्जाम के अंदर, डिटेल्स दी हुई है, ठीक है, तो आप अलग अलग फॉर्मुले लगाओगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रखा, तो आपको ये आइडिया ही नहीं होगा कि यार ये न्यूमेरिकल कितनी देर में सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी, टाइम मैनेजमेंट सीखा होगा मॉक्स लगाते समय, तो आपको पता होगा कि मुझे न्यूमेरिकल में कितना टाइम लेना है। एक स्टोरी सुनाता हूं इससे रिलेटेड। कई बार क्या होता है, आपको डीआई बहुत अच्छे से आता है, डीआई इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन डीआई बहुत लंबा आया होता है। कई बार ऐसे पास्ट ईयर में हुआ है, आई एम श्योर हरनीत सर ने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए होंगे जहां पे डीआई में इतनी छोटी छोटी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती हैं कि 10 मिनट में डीआई सॉल्व ही नहीं हो पाता। 5 क्वेश्चन है, 10 मिनट में हो जाने चाहिए एट मैक्स, बट 10 मिनट में नहीं हो पाते, 15 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए और स्टूडेंट्स लगे पड़े, ठीक है। अब उस 15-20 मिनट के चक्कर में सोचो आपका कितना नुकसान हो रहा है। जितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते थे, दे कुड हैव बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कुड हैव करेक्टेड, जिसको आप सही कर सकते थे, वो सही नहीं होगा, ठीक है, वो सही नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम पैटर्न समझ के टाइम मैनेजमेंट बनाओ कि यार एक न्यूमेरिकल में कितना टाइम लगना चाहिए, विच शुड बी ऑप्टिमम टाइम। बहुत ज्यादा लगा दोगे वहां भी नुकसान है, बहुत कम लगाओगे तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। तो एक टाइम मैनेजमेंट भी वहां पे आपको सीखना जरूरी है। थर्ड इज न्यूमेरिकल डिफिकल्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको यह भी समझना जरूरी है कि आपको कितना डिफिकल्टी, कितने डेप्थ में जाना है। कई लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी दिल पे ले लेते हैं, यार मुझे टैक्सेशन बहुत ज्यादा पसंद है, मैं टैक्सेशन को डेप्थ में पढ़ूंगा। जी पढ़िए, लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम में अगर टैक्सेशन में न्यूमेरिकल नहीं आते तो वहां अपना टाइम वेस्ट मत करो, बेवकूफ मत बनो, स्मार्ट बनो, ठीक है। तो आपको यह भी देखना है कि जो भी न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहा हूं उसकी डेप्थ कितनी है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई कि क्योंकि कैलकुलेटर नहीं अलाउड होते, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आ सकता, बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं आ सकती है जो आपसे मैनुअली हो ही नहीं रही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करने जहां आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, क्यूब रूट निकाल रहे हो, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है उतनी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से तैयारी कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलें, आगे बात करें। अब एलिमेंट है सर प्रैक्टिस में हमें प्रॉब्लम आती है, बिकॉज सबको प्रॉब्लम आती है, इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है, और क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। तो यहां पे कुछ चीजें समझो। पहली चीज समझो कि भाई प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप ये सोचते हो ना, एक बहुत कॉमन सा मिसकंसेप्शन है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है, ना कि जस्ट यूजीसी नेट में, कि सर हमने फॉर्मूले देख लिए हैं। ध्यान से सुनना, आपके साथ भी जरूर हुआ होगा, और अगर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भी, ठीक है, ऑनेस्ट बनो। सर हमने फॉर्मूले देख लिए हैं, एग्जाम में जाके सीधे सॉल्व कर देंगे। भाई नहीं होगा, आर्यभट्ट नहीं हो तुम, ठीक है, यू आर नॉट एन आर्यभट्ट की फॉर्मूले देख लिया और डायरेक्ट जाके किया। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आर्यभट्ट साहब भी होंगे या जो टॉप मैथमेटिशियन जैसे रामानुजन सर हो गए, ये लोगों ने भी बहुत प्रैक्टिस करी होगी। मूवीज अगर देखी हैं, इन्होंने भी दिन रात जग के प्रैक्टिस करी थी, तब ये मैथमेटिशियन कहलाए थे। तो ये मत सोचो कि भाई तुम जादूगर हो कि भाई बस फॉर्मूला देख के चले गए और एग्जाम में कर लिया और क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करो, डू नॉट टेक प्रैक्टिस लाइटली, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे हो सकता है आपके दिमाग में है कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बनाना, और इससे अच्छा तो हम पढ़ ही लेते हैं। भाई एक चीज समझो, अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा टाइम लगाओगे और सिंसियरली, जैसे मैंने अभी आपको 4 सब्जेक्ट बनाए, अगर आप इनके फॉर्मूलेस लगाना शुरू करोगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 2 to 3 आवर्स। अब ये मत कहना कि सर 2 से 3 घंटे भी नहीं, इतनी देर तो वेब सीरीज और देख लेते हो, डिनर पे बैठते हो, सोचते हो कि डिनर करेंगे, डिनर करते करते 2-3 घंटे वेब सीरीज देख लेते हो। ये मैटर ऑफ फैक्ट 2 से 3 घंटे लगा के अगर आपने कागज के ऊपर एक अच्छी सी A4 शीट लेके उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारे फॉर्मूले लिख मारे, लेट्स से डिविडेंड का फॉर्मूला लिख दिया, सारे जितने डिविडेंड मॉडल हैं,
ठीक है, कैपिटल बजटिंग के सारे फॉर्मूले लिख दिए, कोरिलेशन के सारे फॉर्मूले लिख दिए, रिग्रेशन के सारे फॉर्मूले लिख दिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह के फॉर्मूले लिख दिए। टॉपिक्स भी बता रहा हूं मैं आपको एग्जांपल से। अगर आपने सारे फॉर्मूले लिख दिए और इसको कहीं पे चिपका दिया प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप टाइम रिवीजन करते रहे, बिकॉज अभी सफिशिएंट टाइम है, हमें नहीं पता कि आपका एग्जाम 6 तारीख को होगा या 22 तारीख को होगा, कब होगा, बीच में कभी भी हो सकता है। तो अगर आपने इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना शुरू कर दिया लगा के, तो आप ये मान के चलो कि आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डायरेक्ट होते हैं, डिटेल्स गिवन होंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कंप्यूट करके बताओ। मुझे एक क्वेश्चन याद है, कई बार क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग निकालनी होती है तो सेल्स दे दी, कुछ चीजें दे दी और आपको कहा कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग निकाल के दिखाओ कितना परसेंटेज, ठीक है, या लेट से पीवी रेशियो कैलकुलेट करने को बोल दिया, या लेट से कोरिलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल दी, ठीक है। बहुत बेसिक सवाल आते हैं, बट अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता होगा, फॉर्मूला याद ही नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करो, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, ये नहीं कि बस फॉर्मूला लिख के चिपका दिया, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि यार फॉर्मूलेस को कुछ दिन बाद रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करता था, एक कागज पे लिख लिया A4 पे, और जो मेरी स्टडी टेबल होती थी उसके पास में जस्ट ऊपर उसके वहां पे जाके स्टिक कर देता था, ठीक है। लैंडलॉर्ड गुस्सा होता था कि भाई चीजें की चिपका रहे, वो एक अलग बात है, बट वहां पे जाके चिपका देता था मैं, और कोशिश करता था कि हर 2 दिन में, हर 4 दिन पे एक बार उस पर नजर जरूर डाल दूं। मैं आपको बताऊं, ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, लगता है यार क्या होगा इससे, बट मैं आपको बताऊं, दिन में अगर आपकी 2-4 बार भी नजर पड़ती है ना, अगर आपने स्टडी टेबल पे बैठ के दीवार पे देख रहे हो, बिकॉज नेचुरल है, सामने आपका फेस जाएगा, सामने आपकी नजर जाएगी, इट वर्क्स वंडर्स। एक टाइम ऐसा हो गया था कि 2-3 महीने के बाद वहां पे जितने भी फॉर्मुलेस थे, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, यू नेम इट एंड आई वाज एबल टू रिकॉल इट। तो बहुत छोटी सी चीज है ये, बट इट वर्क्स वंडर। तो ये भी ट्राई कर सकते हो, एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिवीजन करते रहते, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं कि भाई एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, कैसे पढ़ना है, टॉपिक्स बता दिया, अप्रोच बता दिया। अब मैं आपको फाइनल बताने वाला हूं, फाइनल टिप्स देने वाला हूं एक्चुअली, कि फाइनली एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को एनालाइज करो। देखो, क्वेश्चन को एनालाइज आप तभी कर पाओगे अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पता है क्या होगा, द मोमेंट यू सी दैट क्वेश्चन क्या इसमें नंबर्स हैं, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, कितना भी वो आसान क्वेश्चन हो तब भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एग्जाम में, मॉक्स में जो भी दे रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, कहां से पूछा हुआ है, किस टॉपिक से पूछा हुआ, पहले उसको एनालाइज करो। दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। सेकंड इज रिव्यू रिलेवेंट कंसेप्ट्स। भाई आपने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया, आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए कि यार मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन सा कंसेप्ट है जो यहां पे लग रहा है। क्या यहाँ पे ब्रेक इवन का कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पे पीवी रेशियो का कंसेप्ट लग रहा है, क्या यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट लग रहा है। क्वेश्चन एनालाइज हो गया कौन से चैप्टर से, उसके बाद कौन सा कंसेप्ट वहां पे लग रहा है, दैट इज द सेकंड स्टेप टू डू। कंसेप्ट नहीं याद आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप है, जब आपको कंसेप्ट रिकॉल हो गया, लेट से आपको रिकॉल हो गया कि यार ये तो पीवी रेशियो का टॉपिक लग रहा है। सारे फॉर्मुलेस, कई बार क्या होता है, एक ही चीज कैलकुलेट करने के मल्टीपल फॉर्मुलेस होते हैं, 3-4 फॉर्मुलेस होते हैं। एक ही फॉर्मूला अगर आपको याद है, बाकी फॉर्मुले नहीं याद हैं, और जो फॉर्मूला याद है उसकी डिटेल मिसिंग है, उसकी डिटेल दी भी नहीं है, ठीक है, तो कैसे करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप है कि फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, यू शुड बी एबल टू रिकॉल द फॉर्मूला कि यार पीवी रेशियो के मैंने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, इसमें से पहला वाला नहीं लग रहा है क्योंकि डिटेल इनकम्प्लीट है, दूसरा वाला लग रहा है या तीसरा वाला लग रहा है। ये 3 स्टेप्स हैं, बोलने में बहुत आसान लगते हैं, बट ये होंगे तभी, अप्लाई तभी हो पाएंगे जब आप इनको अपनी प्रैक्टिस में लाओगे। मॉक्स लगा रहे हो, पास्ट पेपर लगा रहे हो, अगर उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे तभी सवाल सही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटी सी वीडियो है 10-12 मिनट की, इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, थोड़ी सी मेरी गाइडेंस देने की कोशिश है, क्योंकि जो बच्चे छोड़ के जाते हैं न्यूमेरिकल, उनको पता होता है कि यार 10-15 नंबर का तो हम ऐसे ही गलत करके आ रहे हैं, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल करेक्ट करके चले जाओगे, पढ़ के चले जाओगे, देयर आर चांसेस कि आप वहां पे एज ले लो और आपको 15-20 मार्क्स स्कोर कर लो, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, कीप प्रिपेयरिंग वेल। कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। God bless you. Take very good care. I'll see you in the next video. Bye-bye.